राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे एग्जाम की। तो पीजीटी के एग्जाम की डेट लगी हुई है, जस्ट पीजीटी का एग्जाम तो होने ही वाला है। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। आज एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 16 है, ठीक है। इसके पहले मैंने 15 तक करवा दिया है, 16 है आज। और स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज ही मैं चला रखी हूँ अभी स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज ही मैं पहले करा रही हूँ, पहले एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिए और अपने अपने स्तर पर शेयर कर दिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, आज पहली बार बोल रही हूँ मेरा ज़्यादा फोकस रहता है पढ़ाने पे, मेन होता है पढ़ाना बताना, ठीक है। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शिलिंग क्या है। शिलिंग क्या है? शिलिंग एक घाव घाव हो जाता है उसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है घाव हो जाना, बी ऑप्शन है मोच आना, सी ऑप्शन है अस्थि भंग होना, डी ऑप्शन है एक विशेष प्रकार की पट्टी है। तो शिलिंग क्या है? शिलिंग एक विशेष प्रकार की पट्टी है, ठीक है, जो घाव हो जाने पे बांधने के काम में आती है। एक विशेष प्रकार की पट्टी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। कौन सा ऐसा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती। ए ऑप्शन है खोपड़ी व पसलियां, बी ऑप्शन है टांग व अग्रबाहु, सी ऑप्शन है जांग व कुल्हे, डी ऑप्शन है कंधा व घुटना। तो कौन सा ऐसा है जिसमें, देखो, कंधे में और घुटने में, टांग में, हर जगह खपच्चियों का उपयोग होता ही होता है। एक खोपड़ी है ऐसा कि जहाँ पे खपच्ची नहीं बांधी जा सकती, ठीक है। ये चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसुली की अस्थि भंग होने पर क्या बांधते हैं। मतलब हंसली की जो हंसली टूट जाती है तो उसपे क्या बांधते हैं। ए ऑप्शन है लंबी रोल पट्टी, बी ऑप्शन है पतली पट्टी, सी ऑप्शन है गल पट्टी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? गल पट्टी, गल पट्टी, ठीक है, गल पट्टी। इसके पहले मैंने इसको कराया था, इसमें ऑप्शन में सेंट झोल, इसी को सेंट झोल पट्टी भी कहते हैं, इसी को सेंट जॉन, सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स झोल, इसी को सेंट जॉन झोल पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ बिंदी है, सेंट जॉन झोल पट्टी भी, इसी को गल पट्टी कह लो या सेंट जॉन झोल पट्टी कह लो, गले में फंसा के ऐसे बांधते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच का कारण है। मोच का कारण है, क्या कारण है मोच का, ये बताना है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हड्डियों का टूट जाना, हड्डियों का अपने स्थान से हट जाना, सी ऑप्शन है मांसपेशियों पे चोट आना, डी ऑप्शन है स्नायु का टूट जाना अथवा खींच जाना। तो इसमें क्या है? मोच आना। टूटने के बारे में नहीं, हड्डी जो होती है वो टूटना और मोच आना अलग अलग बात है, ठीक है। तो इसका क्या है? मांसपेशियों में चोट आना, ठीक है। मोच जिसमें हड्डी नहीं टूटती है लेकिन मोच गहरी प्रकार से आ जाती है, जिसमें पसलियां फिसल गई या खींच गया, खिंचाव आ गया है ना, ऐसे हो जाता है, मोच आ जाता है, सूजन आ जाती है, आपको पता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के टूट जाने को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अस्थि विस्थापन कहते हैं, बी ऑप्शन अस्थि भंग कहते हैं, सी ऑप्शन अस्थि खंड कहते हैं, या डी ऑप्शन अस्थि निष्क्रमण कहते हैं। तो हड्डियों के टूट जाने को क्या कहते हैं? देखिए, ये दोनों एक ही जैसे, अस्थि खंड और अस्थि भंग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अस्थि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि भंग। ऑप्शन है अस्थि भंग, ठीक है, हड्डियों के टूट जाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रबाहु, इसमें अग्रवाल नहीं अग्रबाहु है, ठीक है, बाहु, अग्रबाहु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार करेंगे। अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार करेंगे। ए ऑप्शन है हाथ पर पहले झोली बांध देंगे, बी ऑप्शन है खपच्चियों पर रुई रखकर बांध देंगे, सी ऑप्शन घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, डी ऑप्शन घायल अंग को धीरे धीरे समकोण पर रखकर मोड़ देंगे। तो अग्रबाहु मतलब आगे वाले बाहों में, भुजाओं में, या अगर हड्डी टूट जाती है तो प्राथमिक उपचार क्या करते हैं, ये बताना। तो इसमें क्या होगा? खपच्चियों पर रुई रखकर बांध देंगे, ठीक है। अग्रबाह में अगर हड्डी टूट गई है तो खपच्चियों को रख कर, रुई रखकर बांध देंगे ताकि उसको हाथ डुलाने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिभंग का सर्वोत्तम उपचार है। अस्थिभंग का सर्वोत्तम उपचार है, सबसे अच्छा उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार। चलिए, ए ऑप्शन है घायल को हिलाया ना जाए, बी ऑप्शन है चोटिल भाग को सहारा दिया जाए, सी ऑप्शन है टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग करें, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो देखो, इसमें होगा उपर्युक्त सभी, है ना, उपर्युक्त सभी। घायल व्यक्ति को हिलाया डुलाया बिल्कुल ना जाए, चोटिल भाग को सहारा देकर उसे आराम से लिटा दिया जाए और टूटे हुए भाग पर पट्टी का प्रयोग कर दे, मतलब पट्टी बांध दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने का प्रमुख कारण है। हड्डी टूटने का प्रमुख कारण, मुख्य कारण है, ये बता दो, चाहे मुख्य बोलो या प्रमुख बोलो। हड्डी टूटने का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है तनाव, डी ऑप्शन है असावधानी। तो हड्डियों टूटने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है असावधानी बरतना। कोई भी काम करते समय अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, बात सीधी सी बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है आयरन।
अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी इसके आगे देखिए, अभी इसके आगे टफ भी क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। देखो इजी और टफ दोनों रखने पड़ते हैं, यही क्वेश्चन पेपर बनाने का पैटर्न। ये नहीं कि हम कड़ा रख दें, टाइप टॉप रख दें, आप कर ही ना पाओ, फिर आपको इंटरेस्ट ही ना रहे, है ना, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, कैल्शियम। हड्डियों का कड़ापन या मजबूती किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण। चलिए, अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए, अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बर्फ का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन है टर्निकेट का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन है रुई से दबाना होता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अस्थिभंग होने पर अधिक रक्तस्राव होता है जब, तो क्या प्रयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन है टूर्निकेट, ये भी वाला ऑप्शन, टर्निकेट कलर, टूर्निकेट कलर, इसका नाम है टूर्निकेट, ठीक है। टूर्निकेट, टूर्निकेट है क्या, मैं ये बता दूं। देखो टूर्निकेट ये है कि जब ये ज्यादातर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन जब करते हैं ना, तो इसको रखते हैं। इससे क्या है कि इसको लगा देने से जहाँ घाव है, ज्यादा अधिक रक्त जो बह रहा है वो बहता नहीं है, इसको बहुत अच्छे से लगा देते हैं, बांध देते हैं मतलब, तो इससे घाव का वो सॉरी रक्त का जो स्राव है, रक्त का जो बहना है वो कम हो जाता है, नहीं बहता है, ठीक है, ये होता है। अधिक रक्तस्राव होने के लिए ज्यादातर यूज होता है, ऐसे नहीं यूज होता। क्वेश्चन है, अस्थिभंग के लक्षण है, अस्थिभंग के लक्षण है क्या है? ए ऑप्शन है सूजन आ जाती है, बी ऑप्शन है दर्द होता है, सी ऑप्शन है अंग निष्क्रिय हो जाता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो अस्थिभंग के क्या लक्षण है? उपयुक्त सभी हैं। देखो जब अस्थिभंग होगा, अस्थि का भंग का मतलब कि अस्थि इधर से उधर खिसक गई, हट गई, हड्डी अपनी जगह से दूसरी जगह हट गई या टूट गई, है ना, तो क्या होगा कि सूजन भी आ जाती है, दर्द भी बहुत होता है और अधिक निष्क्रिय हो जाता है, मतलब वहां से हिलना डुलना काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है, वो एकदम से हाथ पैर ये जहां भी लगा है एकदम लगता है कि ये वो हो गया है, एकदम एक्सपायर हो गया है ये अंग, ऐसे लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अस्थि एक से अधिक स्थान से टूटती है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थिभंजन क्या कहलाता है, कौन से अस्थिभंजन कहलाता है? ए ऑप्शन है बहुखंडी कहते हैं, बी ऑप्शन है कच्चा कहते हैं, सी ऑप्शन है संयुक्त कहते हैं, डी ऑप्शन है साधारण कहते हैं। तो एक से अधिक अगर जगह से टूटेगी तो क्या कहेंगे, बहुखंडी ही तो कहेंगे, कि बहुत जगहों से टूट गई, बहुत जगहों से परास हो गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित होता है, मतलब त्वचा का जो लेयर होती है वो कौन से लेयर में उपस्थित होता है, जो मेलानिन होता है कहाँ पे पाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बताना है आपको। ए ऑप्शन है सल्क किरण स्तर पे, बी ऑप्शन है प्ररोही अंकुरण स्तर पे, सी ऑप्शन है कर्णमय स्तर पे और डी ऑप्शन है शुभ्र स्वस्थ स्तर पे, स्वच्छ स्तर पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा प्ररोही अंकुरण स्तर। इसका मतलब है बेसल, बेसल परत में स्थित स्थित होता है, ठीक है, होता है। इसको बेसल परत भी कहते हैं, बेसल परत कह लो या स्ट्रेटम बेसल कह लो, दोनों एक ही बात है। देखो पहली परत होती है एपिडर्मिस, दूसरी परत होती है स्ट्रेटम बेलस, जो ये सबसे अंदर होती है, इसके नीचे होती है, ये तो बाहरी परत है एपिडर्मिस, और जो इसके नीचे की परत है वो बेसल परत है, जिसमें स्थित होता है मेलानिन रंग। जो ये मेलानिन है क्या, जो त्वचा को रंग प्रदान करता है, ये है त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार है। अगर गोरा व्यक्ति है तो उसमें कम मेलानिन पाया जाएगा, उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत कम होती है गोरे रंग में, लेकिन जो सांवले या काले लोग होते हैं उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हाँ, मेलानिन क्या करती है, मेलानिन का काम है सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें आती है ना, उसको रोकती हैं, वो उसका जो हानिकारक किरणें होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें, उसको रोकती हैं, उसको जो है त्वचा पे जैसे रैशेस वगैरह है या त्वचा कैंसर है, ये होने से रोकती हैं, नहीं होने देती है। और जो गोरे लोग होते हैं उनको स्किन कैंसर ज्यादा होता है, ज्यादातर, देखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया क्या है ये बताना है। ए ऑप्शन आंखों का विकार है, बी ऑप्शन मानसिक विकार है, सी ऑप्शन शारीरिक विकार है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो सिजोफ्रेनिया क्या है, एक मानसिक विकार है। इसमें क्या है कि बच्चा डरता बहुत है। जो सिजोफ्रेनिया है इसमें सच और झूठ में अंतर ही नहीं कर पाता, मतलब सच झूठ का मतलब है कि वास्तविक और अवास्तविक में जो है वो अंतर नहीं कर पाता, उसको हमेशा भय बना रहता है, भय बना रहता है। किससे भय बना रहता है? समाज से और लोगों से, वो हमेशा डरता रहता है, समाज में अपने आप को बहुत मतलब डर महसूस करता है, कहीं भी जाएगा कुछ भी होगा, किसी से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, किसी से बातें नहीं करेगा, उसको हर तरह से डर बना रहता है, मतलब वो सच नहीं जानता, वो हर किसी पे शक करेगा कि कहीं हमको मार ना दे, कहीं हमको ये मतलब कि एकदम से जान से ना मार डालें, और उसको हमेशा अपने अपने को लेके खतरा बना रहता है, हर किसी से खतरा ही रहता है उसको, ऐसा रहता है, ऐसा मानसिक बीमारी है ये, मतलब सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कर पाता और सच झूठ में तो बिल्कुल अंतर ही नहीं कर पाता। और झूठी बात वो कहो मतलब एक तरह से झूठा ही है, अगर वो उसको डर है हर किसी से तो उसको झूठा ही तो भ्रम है ना एक तरह से, कि हमको कोई मार देगा, मार डालेगा, ऐसा है, मतलब वो हर किसी से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चलेगा, कुछ लोग होते हैं मम्मी के एकदम चिपका रहेगा, माँ को अपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है,
ऐसे रहता है, मतलब ये मानसिक बीमारी है एक तरह से। क्वेश्चन है कच्चा अस्थि भंग प्रायः किनमें होता है, मतलब कच्चा अस्थि भंग किसमें होता है। ए ऑप्शन है बुजुर्गों में, बी ऑप्शन वयस्कों में, सी ऑप्शन है बच्चों में, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो ये सीधी सी बात है, बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों की बहुत लचीली होती है शरीर और उनकी हड्डियां भी बहुत लचीली होती है, कोमल होती है, तो उनमें जल्दी ये कच्चा अस्थि भंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, ये बताना है। ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने किया है, बी ऑप्शन है विलियम जेनर ने किया है, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने किया है, डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो किसने किया है चेचक के टीके का आविष्कार, ये मैंने पढ़ाया था तो बताया था, एडवर्ड जेनर ने किया है। टीके वाले मैंने क्लास ली है, तो टीके वाले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस सी क्या होता है, ये क्यों नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या हेपेटाइटिस सी क्या होता है। ए ऑप्शन है भोजन व गंदा पानी द्वारा होता है, माँ के दूध से होता है, या पीलिया है, या अशुद्ध रुधिर में होता है। तो हेपेटाइटिस सी क्या होता है, ये अशुद्ध रुधिर में होता है। अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या है, इंजेक्शन जैसे दूसरे इंजेक्शन है, किसी का यूज किया हुआ इंजेक्शन है और दूसरे व्यक्ति को लगा दिया उसी इंजेक्शन से, तो उसके द्वारा फैलता है, ब्लड में होता है ना, ये बीमारी हेपेटाइटिस सी जो है सीधा ब्लड में होता है, ये इसका असर ये है। और ये क्या है ना कि ये इससे लीवर खराब हो जाता है और बहुत चीजें हैं, लीवर खराब हो जाएगी, क्षति हो जाएगा, और इसके लक्षण क्या है, पेट दर्द होगा, पीलिया जैसे हो जाएंगे, आंख पीले हो जाएंगे और चेहरा उसका पीला पड़ जाएगा, पेट में बहुत दर्द होगा, ऐसा है। संक्रमित सुई द्वारा होता है और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी होता है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ये है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। डिप्थीरिया रोग मुख्यतः क्या होता है, डिप्थीरिया रोग मुख्यतः क्या होता है। ए ऑप्शन है न्यूरॉन नष्ट हो जाता है, बी ऑप्शन है चकत्ते निकलना, सी ऑप्शन है गले में झिल्ली पड़ जाना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, इसके लक्षण है कि गले में झिल्ली पड़ जाती है, गले में इतनी एक पतली लचीली झिल्ली पड़ जाती है, जैसे खराश खांसी वगैरह होती है, खराश से नहीं आती, खराश से ऐसे महसूस होता है, वो झिल्ली पड़ जाती है। उससे क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, जो रोगी व्यक्ति होता है जिसे डिप्थीरिया हो जाता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, गर्दन एकदम सूज जाती है, खराश अधिक होता है, गले में भूरे रंग की जो झिल्ली होती है भूरे रंग की एकदम पड़ी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति मर जाएगा, है ना, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रबंधन के जनक कौन है, प्रशासनिक प्रबंधन के जनक कौन है। ऑप्शन ए ऑप्शन है हेनरी फ्योल, बी ऑप्शन है टेलर, सी ऑप्शन ए बी दोनों, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है, हेनरी फ्योल। प्रशासनिक प्रबंधन के जनक कौन है, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन है हमारे दांत का इनाइमेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, ये बताना है। इमाइलिन और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। ए ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, बी ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस के, सी ऑप्शन है कैल्शियम और कार्बन के, और डी ऑप्शन है Na+1। तो ऑप्शन बताना है इसमें किसके बने होते हैं। इसमें शॉर्टकट में लिखा है तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। किससे बने होते हैं हमारे इनाइमेल और डेंटाइन किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम और प्लस फास्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम जो हमारा ऊपरी दांत का ऊपरी वाला भाग होता है वो है, ऊपरी परत होती है, और ये जो डेंटाइन का भाग है, डेंटाइन जो है ये कोलेजन प्लस पानी से ये जो है अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, चलिए PACI क्या है ये बताना है। पी का क्या है, ए ऑप्शन है मस्तिष्क विकार है, बी ऑप्शन हृदय रोग है, सी ऑप्शन है खाने का विकार है, डी ऑप्शन है पाचन रोग है। तो एक ऐसा मतलब रोग है, ये बताना है। पी का खाने से संबंधित, कैसा है, खाने से संबंधित। इसमें क्या होता है कि बच्चा हो या व्यक्ति हो जिसको ये रोग होता है ना, उससे खाने का मन ही नहीं होता है, बिल्कुल खाने का मन होता है, और खाना खाएगा भी तो जो नहीं खाने वाली चीज होता है वो खाएगा, मतलब ना खाने वाली चीजें खाने की इच्छा होती है। इसमें क्या है, जैसे कागज है, मिट्टी है ना, मिट्टी है, बहुत लोग खपरा वगैरह नहीं खाते हैं, ऐसे आपने सुना होगा, बच्चे लोग खाते हैं, बहुत बड़े लोग भी बहुत लोग खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। और जो खाने वो तो अलग चीज है कि अच्छा लगता है, लेकिन और भी चीजें खाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि खाने का मन ही नहीं होता, कुछ भी हो मतलब उसकी इच्छा ही नहीं अंदर से जाके कि हम खाने वाली चीजों को खाने का मन नहीं होगा, उल्टी सीधी चीजें खाने का मन होगा, कंकड़ पत्थर ये सब चीजें, है ना। पोलियो प्रभावित बच्चा किससे परेशान होता है, पोलियो प्रभावित बच्चा किससे परेशान होता है ये बताना। ऑप्शन है भावनात्मक विकलांगता होती है, या गत्यात्मक विकलांगता होती है, बहुलक विकलांगता होती है, श्रवण विकलांगता होती है। तो पोलियो से ये सबको पता है, गत्यात्मक हाथों पैरों से, है ना, गत्यात्मक विकलांगता होती है। और जाहिर सी बात है गत्यात्मक विकलांगता होगी तो उसका मानसिक विकार भी होगा, उसमें मतलब मानसिक सोच समझने की क्षमता भी उससे प्रभावित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ, कब लागू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ए ऑप्शन है 2003 में, बी ऑप्शन है 2004 में, सी ऑप्शन है 2005 में, डी ऑप्शन है 2006 में। कब लागू हुआ है, 2005 में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गांव गांव में जाके स्वास्थ्य सुविधाएं देना जो आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है, और इनम वगैरह आती है, टीके वगैरह लगाती है ग्रामीण इलाकों में, है ना। क्वेश्चन है श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है, मतलब हम जहाँ सांस लेते हैं उसका प्रमुख अंग कौन सा है, प्रमुख कह लो या मुख कह लो। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है खोपड़ी, डी ऑप्शन है हृदय। तो सीधी सी बात है श्वसन फेफड़े द्वारा शोषित होते हैं ना, फेफड़े द्वारा लिए जाते हैं। श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है, फेफड़ा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोष पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है श्वास नली में, बी ऑप्शन है हृदय में, और सी ऑप्शन है फेफड़े में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो वायु कोष कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़े में। देखो फेफड़े द्वारा ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लिया गया है क्योंकि कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेना तो ये आपको ये ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि जो है इसमें क्या होता है, उसमें इसको कैसे भी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करा रही हूँ, ये हल्के में मत लेना क्योंकि इसको घुमा घुमा के कैसे भी पूछा जाता है श्वास वाली। ठीक है, रक्त शुद्धिकरण का और श्वास नली का, रक्त अशुद्ध और शुद्ध होने का, इन सब चीजें क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन, फेफड़ों में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? मतलब फेफड़ों में जो रक्त अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध होने के लिए कहाँ पे जाता है? ए ऑप्शन है रक्त कोशिकाओं में, बी ऑप्शन है फुफ्फुसी धमनी में, सी ऑप्शन है शिराओं में, डी ऑप्शन है वायु कोष्ठों में। तो शुद्ध होने के लिए रक्त कहाँ पे जाता है? रक्त कोशिकाओं में। बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन है रक्त कोशिकाओं में शुद्ध होने के लिए। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में, फेफड़ों में ही रक्त शुद्ध होता है, क्षमता है, फिर ऑक्सीजन हो जाता है तो वो पूरे बॉडी में परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है, कौन सा पौधा है? आम का पेड़ है, बी ऑप्शन है आंवले का पेड़ है, सी ऑप्शन है पीपल व नीम का पेड़ है, डी ऑप्शन है गुलाब का पेड़ है। तो 24 घंटे कौन सा पेड़ है? पीपल और नीम का। पीपल और नीम का पेड़ ऐसा है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल में होता है, पीपल में ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, कितनी होती है ये बताना है। एक होती है, ए ऑप्शन है एक होती है, बी ऑप्शन है 4 होती है, सी ऑप्शन है 2 होती है, डी ऑप्शन है अनेक होती है। तो कितनी होती है? 2 होती है ना। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए, मानव शरीर में अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर में अशुद्ध रक्त किस अंग में जाकर शुद्ध होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए, यकृत में शुद्ध होता है, फेफड़े में शुद्ध होता है, वक्र में होता है या हृदय में होता है? तो रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? फेफड़े में। ऑप्शन क्या है? फेफड़े में। हृदय मत लगा देना गलती से, क्योंकि हृदय में लगा देते हैं कहीं का बच्चे। फेफड़े में शुद्ध होकर हृदय में जाता है, तो हृदय में जब शुद्ध होकर हृदय में जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। पहले ऑक्सीजन रहित होता है, ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, शुद्ध होता है तब ऑक्सीजन उसमें होता है। तब ऑक्सीजन जब हो जाता है तब वो नसों से पूरे बॉडी में पूरे बॉडी में जो है वो हृदय द्वारा वो परिवहन किया जाता है। मानव शरीर में कौन सा अंग शोषण क्रिया में सहयोग करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग है जो शोषण क्रिया में सहयोग करता है? ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है फेफड़ा, और डी ऑप्शन है आहार नाल। तो कौन सा होगा? फेफड़ा, सीधी सी बात है, फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? कौन सा अंग है जो श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है, सांस लेने में सहायक नहीं है? सीधी सीधी बात। चलिए, ए ऑप्शन है नाक, बी ऑप्शन हाथ, सी ऑप्शन है फेफड़ा, डी ऑप्शन है मुख। तो कौन सा होगा? हाथ ना। बाकी तो देखो श्वसन क्रिया में सारे सहायक है, नाक, फेफड़ा, मुख। मुख से, नाक से सांस लेते हैं, फेफड़े द्वारा रक्त शुद्धिकरण, वो सांस का शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थिति पदार्थ का नाम है। वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम क्या है? ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है प्लेसेंटा, सी ऑप्शन है रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो रुधिर ग्रहण करने वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन नहीं तो मिलता ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस गैस द्वारा होता है? चलिए बताइए, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रक्त का शुद्धिकरण होता है। जब फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तभी अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो शुद्ध हो जाता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता तो अशुद्ध होता है। ऑक्सीजन मिलते ही वो शुद्ध हो जाता है। जब ऑक्सीजन मिल गया, वो छन गया फेफड़े में और ऑक्सीजन मिल गया तो वो शुद्ध हो गया, तब वो फिर पूरे शरीर में परिवहन होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। मानव शरीर में एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त, मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, मतलब अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, चलिए ये बताना है। ए ऑप्शन है दाई धमनी, बी ऑप्शन है बाई हार्दिकी धमनी, सी ऑप्शन है फुसफुस धमनी, डी ऑप्शन है ग्रीवा धमनी। तो कौन से ऐसा है जो मानव शरीर में एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें मतलब कि वो होता है ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त, सरल भाषा में। तो कौन सी होगा? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी द्वारा जो है क्या होता है? ऑक्सीजन रहित होता है, ऑक्सीजन युक्त नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है शुक्राणु को कहते हैं, बी ऑप्शन है नया कोष है, सी ऑप्शन है अंडाणु को कहते हैं, डी ऑप्शन है जीन को। तो जाइगोट क्या है ये बताना है। क्या है जाइगोट? नया कोष है। क्या है जाइगोट? नया कोष है। ठीक है, एक नया कोष का जब भ्रूण बनता है, नया कोष का वो होता है, तो क्या कहते हैं उसे? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट एक नया कोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के 42 दिन के अंदर माता की मृत्यु क्या कहलाती है? ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जन्म के 42 दिन के अंदर मातृ मृत्यु दर क्या कहलाती है? इसमें मातृ मृत्यु दर के बारे में पूछा। जैसे हम बच्चे का मतलब मृत्यु दर निकालते हैं, शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, प्रति 1000 बच्चे के ऊपर जो जन्म लिए हैं उनमें कौन से बच्चे जीवित हैं या मृत्यु हैं, उसका गणना करते हैं। तो उसमें जो जीवित बच्चे उसका करते हैं ना, तो वो निकालते हैं। उसी तरह से मातृ मृत्यु दर भी निकालते हैं 42 दिन के अंदर, मतलब 1.5 महीने समझ लो। उसमें जो है मातृ मृत्यु दर के मतलब जितने माँ ने बच्चों को जन्म दिया है, तो वो माँ जीवित है या मर गई है या क्या हो गया है उनको, उनकी भी जनगणना होती है कि मातृ मृत्यु दर की संख्या घटी बढ़ी कैसे हुई। प्रति ये वो 1000 में उसकी जनगणना करते हैं, ये प्रति 1 लाख, प्रति 1 लाख जो है माओ के, प्रति 1 लाख माँ के ऊपर ये जनगणना होती है कि कितनी जीवित है और कितने मर गए जन्मोपरांत, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद। ए ऑप्शन है MMR, बी ऑप्शन ICMR और सी ऑप्शन है NMR और डी ऑप्शन है CRP। तो क्या होगा इसमें, ये बताना है कौन सा होगा। अच्छा हाँ, मैं कहती नहीं हूँ तो आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। ये मैं देखती हूँ कि आप क्लास को देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। ये आपका फर्ज भी है, आपकी गुरु दक्षिणा भी है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है। और आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, मतलब क्या कमेंट भी नहीं कर सकते, एक लाइक भी नहीं कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो। इतना मतलब निर्दयी हो गए हो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, हम तो क्लास दे ही रहे हैं, खैर मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। चलिए तो क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या होता है, कोई बात नहीं, ऑप्शन होगा इसमें MMR, ठीक है प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन किस प्रकार का संचार मॉडल है? ग्रेप वाइन किस प्रकार का संचार मॉडल है? ए ऑप्शन है औपचारिक, बी ऑप्शन है शाब्दिक, सी ऑप्शन अनौपचारिक और डी ऑप्शन है लिखित। तो ग्रेप वाइन किस प्रकार का संचार मॉडल है ये बताना है। ग्रेप वाइन कितना, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा है, ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक है। ग्रेप वाइन क्या है, एक तरह से गपशप करना और गॉसिप करना, मतलब जैसे चुगली करना, एक तरह से कह लो चुगली। जैसे ये अनौपचारिक इसलिए कहा गया है ग्रेप वाइन क्योंकि ये क्या है ना कि लिखित और औपचारिक तरीके से तो होता नहीं, अब किसी की अफवाहें फैलाना है ना, किसी की अफवाहें फैलाना। ग्रेप वाइन का मैं लिख देती हूँ, ग्रेप वाइन का मतलब है अफवाहें, अफवाहें, ठीक है, अफवाहें या झूठी बातें, है ना, झूठी बातें, झूठी बातें ये बहुत जल्दी और बहुत तीव्र तरीके से फैलती हैं। ये ऐसी होती हैं कि ये इतनी, मतलब क्या ही बताओ, आपको तो पता ही होगा, जैसे किसी के बारे में कुछ गलत बात बोलना हो और किसी ने कह दिया तो उसको मत बताना, तो जाहिर सी बात है वो जरूर किसी भी किसी को बताएगा जो भी उसका खास हो। तो ये बातें इतनी तेजी तरीके से फैलती है, इतनी तेजी से इसका संचार होता है। जैसे आप कह दो कि इनके घर में ऐसा ऐसा हो गया, ये झूठी अफवाह जो होती है ये बहुत तेजी से फैलती है और ये अनौपचारिक होती है, एक दूसरे में फैलती है, ग्रुप में हो गया या ऐसे झुंड में हो गया, ऐसे गपशप करना। तो ये होता है ग्रेप वाइन का मतलब है कि झूठी अफवाहें फैलाना, अफवाहें फैलाना तो अनौपचारिक तरीके से होती है, सीधी सीधी बात। इनका कोई वो प्रमाण नहीं होता, लिखित नहीं होता, बस अपने से ही बना के बोल दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर के लिए सामान्यतः कौन सी पट्टी बांधी जाती है? सिर के लिए सामान्यतः कौन सी पट्टी बांधी जाती है? लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, चौड़ी पट्टी या चपटी पट्टी? तो सिर के लिए कौन सी पट्टी बांधी जाती है? तिकोनी पट्टी। कौन सी पट्टी होती है? तिकोनी पट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर पट्टियों में बंधी जाने वाली गांठ, मतलब वो जो गांठ होती है पट्टियों में जो गांठ बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है चौड़ी गांठ, बी ऑप्शन है साधारण गांठ, सी ऑप्शन है रीफ गांठ और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सी होगा? रीफ गांठ। आपने ध्यान दिया होगा कि जब डॉक्टर बांधते हैं पट्टी तो किस तरीके से बांधते हैं, रीफ गांठ उसको बोलते हैं। वो ऐसे ही नहीं बांधते जैसे हम लोग ऐसे लपेट के बांधते, तो वैसे नहीं बांधते, बहुत अच्छे तरीके से बांधते हैं, उसे रीफ गांठ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1946 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन 1980 में। तो बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? बाल श्रम क्या है? जो 14 वर्ष के बच्चों को काम ना करवाया जाए, मतलब 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के बच्चों को किसी प्रकार का काम, किसी प्रकार का वर्क करवाना, वर्क या काम ना करवाने, ठीक है, ना करवाने के, करवाना, ना करवाना, ठीक है, ये होता है बाल श्रम अधिनियम। तो चलिए इसका ऑप्शन बता देती हूँ मैं, कब हुआ था? 1986 में। ऑप्शन क्या है? 1986। मेरे फोन में जाए। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, आज 40 क्वेश्चन ही है, 40 क्वेश्चन ही हम करवा पाए हैं। और हाँ, मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने अपने स्तर पे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।